आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को केशव भट्ट का नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस अंक में आपको उत्तराखंड के काशी बागेश्वर में जनवरी की माघ माह में होने वाली उत्तरायणी के बारे में जानकारी दी जाएगी। श्रोताओं, पौराणिक धरोहरों को समेटे उत्तराखंड के काशी के नाम से प्रसिद्ध बागेश्वर में माघ माह में होने वाली उत्तरायणी मेले की अलग ही पहचान है। सरयू, गोमती और विलुप्त सरस्वती के संगम तट पर बसी शिवनगरी के बागेश्वर में माघ के महीने में हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन से मेला लगता है। श्रोताओं, माघ माह में होने वाली उत्तरायणी मेले का अपना विशेष महत्व है। इस उत्तरायणी मेले के बारे में ब्रिटिश लेखक ई सरमन ओखे ने भी जिक्र किया है। लंदन मिशनरीज के साथ वो जब 1905 में भारत आए थे तो उन्होंने अपनी किताब में होली हिमालयात, जो किताब उनकी थी, में लिखा कि उत्तरायणी मेला कुआओं का सबसे बड़ा एवं लोकप्रिय मेला है, जिसमें कि उस समय 20 से 25 हजार तक श्रद्धालु आते थे। श्रोताओं, गोमती, सरयू और विलुप्त सरस्वती के संगम तट पर स्थित ऐतिहासिक और प्राचीन बागनाथ मंदिर बागेश्वर का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहाँ से इस शहर को भी यह नाम मिला है। अभी हमारे साथ चर्चा में है बागनाथ मंदिर समिति के प्रवक्ता महिपाल भरड़ा जी। महिपाल जी, मकर संक्रांति के बारे में हमारे श्रोताओं को जरा अपनी नजर से जानकारी दीजिए। ये सबसे मेन चीज, आपने एक नाम सुना होगा उत्तरायणी मेला, और इसकी शुरुआत बागेश्वर से हुई है। ऐतिहासिक है, पौराणिक है, राजनीतिक है। ऐतिहासिक इसलिए कहेंगे कि हमें खुद पता नहीं है ये मेला कब से चला आ रहा है। चंद्रवंशी राजा 1606 ईस्वी में करीब ऐसा कहते हैं, तब से ये चला आ रहा है। मतलब तब भी ये मेला था, और तब ये मेला इसलिए माना जाता था कि यहाँ जो है पूरे क्षेत्र की जनता, क्षेत्र का मतलब ये पूरे भारतवर्ष के लोग जो थे, व्यापार के लिए एक मुख्य केंद्र माना जाता है। क्योंकि ये है एक बॉर्डर, जैसे अब अभी कह सकते हो नेपाल, भारत और चाइना, ये बॉर्डर के समीप है। तो उस समय पहले क्या होता था कि इतने संसाधन रोड, रेल लाइन न थी, लेकिन यहाँ जो था बहुत अधिक मात्रा में व्यापार होता था। तो उत्तरायणी कौशिक में जो थे, जब जन समूह यहाँ आता था, तो जो यहाँ के जो व्यापारी थे उन्होंने सोचा कि यहाँ व्यापार करें। तो हर जगह के, आप भूटान से लेके, नेपाल से लेके, आप चाइना, चीन कह सकते हैं। और हम सुनने में कुछ पुराने अभिलेखों में ये भी मिलता है कि बॉम्बे से यहाँ लोग अपना सामान बेचने के लिए आते थे। घोड़े, खच्चर और जितने भी माल ढोने वाले साधन होते थे, उस सब का इस्तेमाल यहाँ था। और इसका असली जो अंग्रेज जब यहाँ आए, उन्होंने यहाँ से दोहन करने के लिए बहुत सारी इन्होंने रोड और यहाँ तो रेल तक लाने के उनके विचार थे। वो इसीलिए थे कि ये जो उत्तरायणी कौशिक, यहाँ का जो ऐतिहासिक कौशिक है, आज तो जगह जगह होता है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है बागेश्वर से हुई है। और इसमें सबसे मुख्य जो होता था तो ये वस्त्र व्यापार होता था, और कपड़ों, जो ऊन का बहुत कारोबार होता है, क्योंकि ये सारा जो है पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र मतलब ये खूब हरी भरी क्षेत्र है, और यहाँ जो है भेड़ पालन अत्यधिक मात्रा में होता था। तो उससे क्या होता था कि यहाँ का ऊन जो है देश विदेश तक जाता था। तो उत्तरायणी कौशिक में जो यहाँ के काश्तकार थे वो ऊन लाते थे, तथा नमक का यहाँ कारोबार होता था। और ऐसी ऐसी चीजें यहाँ होती थी, जैसे जिस देश में जो अच्छी चीजें होती थी वो वितरण करने के लिए, मतलब आप एक समझते कॉमर्शियल हब के रूप में पहले से था और आज भी है। और आज के समय में तो ये देखिएगा कि दूर दूर से लोग यहाँ अपना सामान बेचने के लिए आता है। और एक कहावत है कि अगर कोई सामान न मिले तो उत्तरायणी कौशिक में आइए, आपको वो सामान नहीं मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि उत्तरायणी कौशिक इतना व्यापक है कि हर चीज आपको सुई से लेकर संबल तक हर चीज मिलेगा। ये पौराणिक काल से आज तक चला आ रहा है। यही हमारी उत्तरायणी कौशिक की खासियत है। धन्यवाद महिपाल जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और श्रोताओं, बागेश्वर की उत्तरायणी का एक राजनीतिक पहलू भी है। 1921 में अंग्रेजों के कुली बेगार कुप्रथा का अंत भी उत्तरायणी के दिन ही बागेश्वर में ही हुआ था। 13 जनवरी 1921 को संक्रांति के दिन बागेश्वर में बहुत बड़ी सभा हुई, और 14 जनवरी को कुली बेगार के रजिस्टरों को सरयू में प्रवाहित कर कुली बेगार का अंत किया गया। इस अहिंसक आंदोलन की सफलता पर 28 जून 1929 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बागेश्वर की यात्रा की और लोगों के प्रति कृतज्ञता जताई। श्रोताओं, अभी हमारे साथ चर्चा में है वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी जी। चारुता, हमारे श्रोताओं को उत्तरायणी के साथ ही आज के ताजा हालातों के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। ये जो हमारा बागेश्वर है, बागेश्वर पौराणिक रूप से और धार्मिक रूप से शिव का वो रूप है जो शिव के देश में शिव है, अग्रभाग है, पृष्ठभाग है,
तो इस प्रकार से यहाँ भी शिव जी की वही परंपरा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे भारत के जितने भी शिव मंदिर हैं उसमें दक्षिणमुखी ये मंदिर है, और इसमें 3 इसके हिस्से हैं शिव की स्थापना के। एक तो पति शासन में जो 5 मंदिर बने हैं, जिनको पांडवों के मंदिर के यहाँ साधारण भाषा में कहा जाता है, उसका शिल्प बिल्कुल दूसरा है। और जो 16वीं शताब्दी में यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण हुआ, जो चंद्रों ने किया, वही अपने साथ राजस्थान से रावण लोगों को भी लाए। अब देखिए 2 परंपराएं बड़ी गजब की है। एक है हमारे यहाँ बद्रीनाथ की परंपरा और केदारनाथ की परंपरा, जहाँ रावण लोग दक्षिण से आए और जो वो रावण लोग जो है नपुंसक ब्राह्मण है। लेकिन यहाँ की परंपरा बिल्कुल दूसरी है। यहाँ के जो ब्राह्मण है वो 16 यहाँ के जो पूजा करने वाले लोग हैं वो 16वीं शताब्दी में आए हैं, जिनको यहाँ चंद राजाओं ने बूट दी थी, यहाँ पर बिल्कुल मंडल घेरा वगैरह की बूट थी उनको दी थी। तो इस प्रकार से विशिष्ट एक इसका महत्व है जो पौराणिक महत्व बता रहा हूँ। इस पर बात करेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी बात होगी, लेकिन राहुल सांगस्टाइन ने जब इस क्षेत्र में खास के दक्षिण में यात्रा की तो राहुल सांगस्टाइन ने बहुत बढ़िया ढंग से इस बात को कहा था कि हमारे यहाँ नागमणि की जो धारा है हमारे यहाँ, उससे पहले बौद्धों का जो प्रभाव है, और उसके बाद जब शंकराचार्य के आने के बाद एक बार पुनः शांति चेतना का एक युग शुरू हुआ, तो वो आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि इस क्षेत्र में बौद्धों के मंदिरों का उस ढंग से हमको नहीं मिलता जो मिलना चाहिए था। और शंकराचार्य का अपना वो राहुल सांगस्टाइन का अपना विश्लेषण है। लेकिन इस पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहनी है कि ये तो इसका धार्मिक और इसका आध्यात्मिक और भौगोलिक एक परिचय है, लेकिन ये तो बड़ा परिचय बाद के दिनों में आता है, वह आजादी के आंदोलन में। वही समझते कहना जरूरी है, क्योंकि अभी हम आजादी के 70 वर्ष पूरे कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर सरकारें भी इसको अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। तो ये अमृत महोत्सव की यात्रा का बागेश्वर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अभी हमने पिछले साल बागेश्वर के खुली बेगार आंदोलन के 6 साल पूरे किए हैं। तो इन 6 सालों का खुली बेगार का पूरा होना और हमारे यहाँ आजादी के इन 75 सालों का पूरा होना एक दूसरे के साथ बहुत गहरा संबंध रखता है। और उसके बाद जब उससे आगे चलते हैं तो क्या उसका परिणाम क्या हुआ, इसलिए हम 1921 की खुली बेगार के 100 वर्ष मना रहे हैं और आजादी की अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसके बाद आज जो जल जंगल जमीन की लड़ाइयाँ जो 21 में शुरू हुई थी, 1916 में जब कुमाऊं परिषद बनी थी, उसके बाद जिन सवालों को लेकर गोमती और सजी के तत्पर लोगों ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, जिसमें खुली बेगार के सारे रजिस्टर बाहर दिए गए थे, उन्हीं का जो प्रतिरूप है। तो आज हम देखते हैं तो आज जल जंगल जमीन के सवाल वैसे ही खड़े हैं हमारे यहाँ 22 साल राज्य बनने के बाद और इतने साल आजादी के बाद। तो अभी जो जोशीमठ की जो त्रासदी है उसको भी हम बागेश्वर के आंदोलन था इससे जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब इस ढंग की त्रासदी आई, इस ढंग के जो हिमालय के साथ जो संकट है, उन संकटों के खिलाफ लोग समय समय पर खड़े हुए हैं। आज बागेश्वर से नई चेतना के साथ अगर कोई घोड़ा, कोई यात्री, कोई ऐसी आवाज उठती है जैसे कि बिरला के गीत के साथ उठती थी कि गंगा जल उठो, उत्तराखंड उत्तराखंड जुड़ो, बस हलो उत्तराखंड का हमारा नेता, बस हलो विकास को चली व्यवस्था जरी संजय इंग्लिश शब्द है पूर्व फैसल बढ़ो उत्तराखंड जो मन पत्र बढ़ो। तो इस प्रकार से उत्तराखंड के ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और समसामयिक सवालों के बहुत सारे मायने हैं। इसलिए जब भी हम पश्चिम से आने के बाद आज अपने उम्र के 5 दशक पूरे करने के बाद भी हमको लगता है कि नई चेतना, नई ऊर्जा यहाँ से लेते हैं और जिस ढंग से सूर्य अपने एक दिशा को बदलता है उसी प्रकार हमको भी नई चेतना की दिशा पर देता है। धन्यवाद चारुदा, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी। और अभी हमारे साथ है बागनाथ मंदिर कमेटी के संरक्षक रतन सिंह रावल जी। रावल जी, बागेश्वर के नाम में बागनाथ मंदिर की जो कहानी है वो क्या है? काशी के बाद एक दूसरी नगरी के लिए जगह चाहिए थी, तो उन्होंने अपने गणों को यहाँ भेजा, चंडी को यहाँ भेजा। तो उन्होंने यहाँ पर एक सुंदर स्थान देखा, तो वो यहीं पर हम गए। तब शिव जी भी यहाँ पर आए, तो इसका नाम बागेश्वर, माणी के ईश्वर, वागदल ईश्वर, माणी के ईश्वर भी इसका नाम हुआ। इस मंदिर में काफी कुछ चीजें बनी है, जैसे इसमें 3 लोक 14 भवन इसमें बने हैं और बाहरी कक्ष में अंदर भोलेनाथ विराजमान है, यानी कि त्रिलोकीनाथ अंदर विराजमान है। 3 लोकों के वो मालिक है। राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ इस चर्चा में है पूर्व सैनिक शिवराज सिंह कनवाल जी, जो कि हर साल उत्तरायणी में बागेश्वर आना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। कनवाल जी, उत्तरायणी को आप किस नजर से देखते हैं? नमस्कार, मैं शिवराज सिंह कनवाल, बेसिकली मैं बागेश्वर से हूँ, आज मैं चंडीगढ़ रहता हूँ। आज उत्तरायणी के पावन अवसर पर बागेश्वर आया हूँ। वैसे मैं हर साल बागेश्वर आता हूँ। ये उत्तरायणी मेला खींच लाता है। बचपन से हम देखते आए हैं
इस उत्तरायणी मेले में मेरे को जहाँ तक याद है सन 73 मेला तब भी भव्य हुआ करता था, आज भी बहुत भव्य हुआ है। अंतर इतना है, पहले जो कलाकार आते थे, मेल कलाकार आते थे, फीमेल का रोल करते थे, बट अब जमाने के साथ वो भी बदल गया है। यहाँ पर इस धरती पर कुली बेगार आंदोलन हुआ था, यहीं पर कुली बेगार इसी सरयू नदी के किनारे बहाया गया था और यहीं से बड़े बड़े नेता निकले थे, बद्रीदत्त पांडे वगैरह बहुत सारे नेता यहीं से निकले थे और देश में गूंज उठी थी कुली बेगार आंदोलन। यही बागेश्वर की धरती है, बहुत पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक मेला है, बहुत सुंदर मेला है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपनी बात करूँ, मैंने कोई वर्ष ऐसा नहीं छोड़ा होगा जो ये मेला नहीं देखा। बहुत भव्य मेला है, बहुत पौराणिक मेला है और समय के साथ साथ आधुनिकता की ओर भी बढ़ रहा है और अपनी पुरानी ऐतिहासिक धरोहर को भी संजोए हुए है। बहुत अच्छा मेला है। आप लोगों से निवेदन है कि एक बार बागेश्वर की पवित्र नगरी शिव नगरी पे, उत्तराखंड की काशी पे जरूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कनवाल जी। श्रोताओं, बागेश्वर जिले में सरमूल से उद्गमित होने वाली पवित्र सरयू नदी के बारे में यह मान्यता है कि सरयू का शतोगुणी जल पीने से सोमपान का फल मिलता है, तो स्नान से अश्वमेध का फल। इस तीर्थ में जिनकी भी मृत्यु होती है वो शिव को ही प्राप्त होते हैं। फिलहाल अभी चर्चा में हमारे बीच हैं पंडित कैलाश उपाध्याय जी। पंडित जी, हमारे श्रोताओं को माघ महीने का महत्व तो बताइए कि माघ का महीना कितना पवित्र होता है। हमारे हिंदू समाज के अनुसार जब सूर्य उत्तरायणी चला जाता है तो वहाँ पर सारे कार्यक्रम हमारे शुरू हो जाते हैं, जैसे विवाह, शादी, जनेऊ, उपनयन इत्यादि जो भी है सूर्य उत्तरायणी में ही हमारे वहाँ नए काम का उद्घाटन होता है और शुभ माना जाता है। और मकरार्क जब होता है, ये माघ का महीना बड़ा ही महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। इसमें कई प्रकार के जप, तप, दान, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर की जाती हैं। मंदिर में भी काफी इसकी वजह से जो है मकरार्क माघ के महीने में काफी भीड़ रहती है। आप देखिए चारों तरफ से अभी पूजा पाठ शुरू होती है, जबकि कल से ही यह मंदिर खुला पड़ा है, लेकिन फिर भी जो है काफी रौनक मंदिर के अंतर्गत है, क्योंकि व्याघ्रेश्वर जो है इसी बागनाथ की वजह से पड़ा है। यह तीर्थ स्थल होने के खातिर यहाँ पर जो है अनेक लोग तीर्थ स्थल पर स्नान और पाठ पूजा करवाते हैं। धन्यवाद पंडित जी, आपने माघ महीने के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। श्रोताओं, माघ महीने में हर वर्ष बागेश्वर में लगने वाले ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले में दानपुर, जोहार, दारमा, चौदास, ब्यास घाटी समेत बाहरी क्षेत्रों के व्यापारियों और मेलार्थियों का जमावड़ा लगते रहता है। बहरहाल, जब तक सूर्य मकरस्थ होगा उत्तरायणी भी होते रहेगी। तो श्रोताओं, अभी केशव भट्ट को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं आपसे अगले किसी कहानी में। आप सभी को मेरा नमस्कार।